लकी जय के लिए सिगरेट के डिब्बे पे एक चेक लेकर आया था। उसने कहा कि ये चेक उसके साथी गार्ड्स ने उसके लिए भिजवाया था ताकि वो अच्छे से खा पी सके और उसका ठीक से इलाज हो सके। इधर जब लकी जय से मिलने के बाद में निकल गया तो उधर विराज ने भी अपने सारे दोस्तों को अपने ऑफिस में बुला लिया था। सब लोगों ने आने के लिए हाँ भी कर दी थी और इसी चीज की वजह से शांतनु को बुरा लगना शुरू हो गया। उसे लग रहा था कि जिस तरह से वो लोग विराज को सपोर्ट कर रहे थे उस तरह से वो उसे भी करने वाले थे या नहीं ये उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती उससे पहले ही प्रफुल्ल का उसके पास में फोन आ गया और वो उससे कल की इस खबर के बारे में पूछने लगा। हाँ प्रफुल्ल भाई, मुझे कल की खबर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। विराज के पिता के पास में जितनी भी कंपनी है ना वो सभी बहुत ज्यादा क्राइसिस की हालत में आ चुकी हैं। अधिराज जी को ये भी लगने लगा है कि अब उनकी कंपनी बचने वाली नहीं है। वो लोग इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन विराज अभी भी अपनी विरासत को बचाने के लिए थोड़े बहुत तो हाथ पैर मारता हुआ नजर आ रहा है। उसने जयपुर के अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए कहा तो है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो मुझे भी मालूम ही था। मुझे तो लगा था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन जब तक मैं उसके सामने खड़ा हूं ना तब तक दुनिया का कोई भी आदमी ना उसे मेरे हाथों से तो बचा नहीं सकता है। प्रफुल्ल ने कहा और उसके बाद में सीधा शांतनु को एक हुक्म देते हुए बोला, तुम भी विराज के ऑफिस में जाना और विराज से उसकी कंपनी खरीद लेना। मैं इसके लिए तुम्हें 30,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। इससे ज्यादा उसकी कंपनी के कोई उन्हें वैल्यू भी नहीं देने वाला है। ऐसे में तुम अपने दोस्त की मदद से ये कर दोगे और साथ ही तुम जयपुर के सबसे बड़े परिवार में से एक हो जाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, तुम बाकी लोगों के सामने शेर होने का दावा कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुत्ते के कुत्ते ही रहने वाले हो। जी प्रफुल्ल भाई, जानता हूं मैं, और मैं इस चीज का ध्यान भी रखूंगा, शांतनु ने कहा। प्रफुल्ल के मुंह से अपने लिए ऐसा शब्द सुनने के बाद भी उसे जरा बुरा नहीं लग रहा था। वो तो उल्टा खुश महसूस कर रहा था कि प्रफुल्ल वहां बैठकर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था और यहाँ वो आराम से दो गोरी लड़कियों के पास में पलंग पर लेटा हुआ था। वैसे प्रफुल्ल भाई, अभी के अभी जाना और ये सब करना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि हमें 2 से 3 दिन और इंतजार करना चाहिए ना। एक बार फल पक जाता है तो उसके बाद उसको खाने का मजा ही 2 गुना हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विराज और उसका बाप हमें इतनी जल्दी अपनी कंपनी बेच देगा। नहीं, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। हमें अगले 2 दिन का इंतजार नहीं करना। वैसे भी अगर मेरे दादाजी को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया ना तो मेरे लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। उन तक खबर आए उससे पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। प्रफुल्ल ने काफी देर तक सोचते हुए कहा। वो इस मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे भी विराज के परिवार को जितना भी पैसा आता था उसका 1/4 हिस्सा उन्हें अग्रवाल परिवार को देना ही पड़ता था। ऐसे में अगर शिवराज को पता चल जाता कि प्रफुल्ल ने ही अपनी सोने की मुर्गी के ऊपर दावा बोल दिया है तो उसे जान से मारते थे। ऐसा करना अपने आप में किसी बड़े अपराध से कम नहीं था जो वो कर रहा था। अभी तो उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं होने वाली थी और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी। उसने डॉक्टर को अलग से इस बात के लिए पैसे भी दिए थे कि वो उसके दादाजी को अगले 3 दिनों तक छुट्टी ना दे और उसे बाहर की दुनिया से जितना दूर रख सके, काट कर रख सके, उतना रख सके, वरना अगर उन्हें इस सब चीजों की खबर हो जाती तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। ठीक है प्रफुल्ल भाई, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां जल्द से जल्द चला जाऊंगा और उनकी जो कंपनी खरीदने का ऑफर है ना उन्हें दे दूंगा, शांतनु ने कहा। अब इधर सिर्फ 1 दिन के अंदर में विराज परिवार का दिवाला निकलने की खबर सब लोगों के सामने आ गई थी। हर किसी को इस बारे में पता चल चुका था कि उनके परिवार के साथ में क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला था। सुबह सुबह ही बहुत मीडिया वालों ने उनके घर का घेराव कर लिया था। हर किसी को यह खबर जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के वहां मौजूद होने की वजह से उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वहां जितने भी रिपोर्टर्स खड़े थे वो सभी बहुत जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे और बेचैन नजर आ रहे थे। वो सभी जल्द से जल्द विराज का या उसके पिता का इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। इधर रात को विराज के पिता ऑफिस में ही रुके थे और वो घर आए ही नहीं। वो उसी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों में नींद कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। विराज भले ही एक बार के लिए सो गया था, लेकिन उसके पिता को अभी तक नींद नहीं आई थी। पापा, मैं आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? आप इस तरह से भूखे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, विराज ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। विराज के बाप ने जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो विराज ने खुद ही अपने सिक्योरिटी से नाश्ता लाने के लिए कह दिया। जैसे ही वो जाने लगा, इतने में अधिराज ने कहा, तुझे खाना है तो तू खा,
मुझे भूख नहीं लगी है। उसकी आंखों में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। वो पूरी रात इन सब चीजों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब चीजों को निकाले तो कैसे निकाले। विराज ने अपने आप से गहरी सांस ली और सिक्योरिटी को नाश्ता लाने के लिए रवाना कर दिया। थोड़ी देर बाद में जब नाश्ता आया तो वो उसे लेकर अपने पिता के सामने बैठ गया। उसके बाद उसने अपना टूटा हुआ फोन निकाला और उसे चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया तो उसने सबसे पहले अपने दोस्त के ग्रुप पर मैसेज भेजा, भाई तुम लोग सब उठ गए ना, जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, तुम सब लोगों की बहुत जरूरत है। हालांकि अभी तक उसे पैसों के नाम पर कुछ नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी उसे अपने दोस्तों को बुलाने की काफी जरूरत महसूस हो रही थी। वो चाहता था कि उसके दोस्त आएं और उसके साथ में उसके पिता को मनाने की कोशिश करें, उसकी मदद करें। वो अगर आकर ये भी कह देते कि वो विराज के परिवार को इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरने देने वाले हैं तो भी उसके पिता को काफी हौसला मिल सकता था। जैसे ही उसने मैसेज भेजा उधर से जवाब आना शुरू हो गया। हाँ विराज बना, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैं भी बस अपनी बड़ी वाली सफारी ना साफी कर रहा हूँ। सबसे महंगा सूट रेडी है और मैं भी आने वाला हूँ। बना बस आधे घंटे दो, मैं पापा को दवाई देकर पहुंच रहा हूँ। जैसे ही विराज के मैसेज पर जवाब आने शुरू हुए तो अंदर से काफी खुश हो गया। वो अपनी जगह से उठा और नीचे आने लगा। वो खुद अपने दोस्तों को लेने जाने वाला था। जैसे ही वो नीचे आया कि अचानक से उसे किसी की आवाज आई, अरे विराज बाहर आ गया, देखो। बाहर जो रिपोर्टर्स खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे उन्होंने उसे देख लिया। वो उसे देखकर इतने उत्साहित हो गए जैसे कुत्तों को हड्डी दिखाई दे गई हो। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें बीच में ही नहीं रोका होता तो अभी तक विराज की गर्दन पर चढ़ जाने वाले थे। वो विराज क्या हुआ है आपके परिवार के साथ में? आखिर किस तरह का संकट आ गया है आप लोगों के ऊपर? विराज जी, आपके परिवार के ऊपर इस सदी का सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसा आपके परिवार के साथ इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे में क्या आप लोग इस संकट को झेल पाएंगे? लोगों का तो यह भी कहना है कि आप लोग इस चीज से उबर नहीं सकते हैं और जल्द ही विराज एंड ग्रुप्स का दिवाला निकल जाएगा। विराज जी, आपका अभी क्या प्लान है? क्या सोच रहे हैं आप सब लोग? सब लोगों ने अपना माइक और अपना कैमरा विराज के चेहरे से बिल्कुल पास में तान दिया था। उनका बस चलता तो वो विराज के मुंह में माइक डालते थे, लेकिन गार्ड के वहां होने की वजह से वो अभी भी थोड़े से पीछे ही खड़े हुए थे। वहां पर बहुत से आदमियों के अलावा औरतें भी नजर आ रही थी और सभी बहुत धारदार सवाल किए जा रहे थे। उसमें से कोई भी विराज या उसके पिता की भावना को समझने के लिए राजी नहीं था। अब इधर विराज को भी उनके सवालों के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, मैं आप लोगों के बीच एक बात साफ कर देता हूँ। वो बात यह है कि हमारा परिवार का कभी भी दिवाला नहीं निकलने वाला है और ना ही हमारे ऊपर किसी तरह का संकट आया है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। कोई है जिसे हमारे प्रोग्रेस अच्छे नहीं लग रहे और उस आदमी ने हमें और हमारे परिवार को निशाना बनाया है। ऐसे में मैं आप लोगों के जरिए उस आदमी को यही कहना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द अपनी इस खिनौनी जिद को छोड़ दे। यही उसके लिए बेहतर है। अगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आया ना तो हम उसे सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। हमारा परिवार सक्षम है और ऐसे संकटों की वजह से और भी सक्षम हो जाएगा। सभी रिपोर्टर्स ने वो रिकॉर्ड कर लिया जो विराज ने कहा था, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी बात के ऊपर तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे विराज झूठ बोल रहा था। भले ही वो सब विराज से सवाल कर रहे थे, लेकिन असल में उनके खुद के पास भी इस मामले से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी थी। वो जानते थे कि विराज के साथ जो हो रहा था उसके पीछे किसी बड़े परिवार का हाथ था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे एक ही झटके में 10,000 करोड़ का नुकसान नहीं होता और इसके बाद उन लोगों की समस्या का हल नहीं होने वाला था। यह संकट और भी ज्यादा गहराने वाला था। ऐसे में विराज चाहे कितना भी चिल्ला ले, लेकिन आखिर में उन लोगों का दिवाला तो निकलने ही वाला था। एक्सपर्ट्स को भी यह पता था कि अभी उनके पास में सिर्फ 500 करोड़ रुपए की चल संपत्ति थी और उन्हें इस संकट से उबरने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। ऐसे में यह तय था कि उनका दिवाला निकलने वाला था। जब वहां पर खड़े हुए रिपोर्टर्स विराज से और सवाल कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक सफेद रंग की मर्सिडीज उनकी तरफ आ रही थी। वो काफी बड़ी थी और उसके नंबर प्लेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े घर की गाड़ी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी गेट के पास में आकर खड़ी हो गई और उनमें से उतरा केशव। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। विराज बना, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? केशव विराज के पास में आया और मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा। नहीं, ठीक टाइम पर आए हो तुम, विराज ने कहा और उसे गले लगा लिया। केशव को देखकर उसे कितनी खुशी हो रही थी ये उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता था। इससे पहले कि वहां पर खड़े हुए मीडिया वाले केशव से सवाल जवाब करने लगते, उससे पहले ही वहां पर और गाड़ियां आकर खड़ी होनी शुरू हो गई।
सारी एक से बढ़कर एक गाड़ियां थी और उनमें से जो लोग उतर रहे थे वो भी आम लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। वो भी सब एक से बढ़कर एक अमीर घराने के आदमी थे। वो सभी जयपुर के अमीर परिवारों से आते थे। अब्बास, केशव, महिपाल सभी बड़े परिवारों के बेटे थे। हालांकि अब्बास तो यहां नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अगर वो नहीं आता तो उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाता और सब लोग उसके ऊपर ही इल्जाम लगाते। वो अपने साथ में श्रेया को भी लेकर आया था। विराज उसे भी देखकर काफी खुश हो गया। उसकी पूरी फौज उसके साथ में खड़ी हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इन लोगों के आ जाने भर से विराज की समस्या निपट जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।